नमस्कार साथियों, एक और प्यारा सा टॉपिक लेकर आए साथ है हिंदी के। अब टॉपिक्स जो बचे हैं वो बहुत ही सिंपल कैटेगरी के हैं, लेकिन अब फिर भी आप लोगों को कुछ टॉपिक में ध्यान देना होगा और रिवीजन के माध्यम से चीजें कवर करनी होगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं बहुत जल्दी। आप लोगों का बड़े बड़े सेगमेंट अब ऑलमोस्ट पूरे हो गए, छोटे छोटे हैं और अब बाकी पीडीएफ का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को जल्दी बताने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है साथियों, बिना समय खराब किए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखें, विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। सवाल आपका है विराम चिन्ह के प्रयोग, या यहाँ पर आप लोग सभी प्रकार के कुल मिला के 18 प्रकार के जो विराम चिन्ह है, रुकने की जो बात करता है या कौन कौन सी परिस्थितियों में सेंटेंस को समझने में कौन से चिन्ह हैं उनको देखेंगे, समझेंगे और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझने वाले साथियों। तो इसी प्रकार प्यार बनाए रखें और जुड़े रहें इन सब चीजों से। चलिए थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। विराम चिन्ह का तात्पर्य क्या होता है साथियों? ठहराव से, कि भाई रुको, विश्राम से, थोड़ी रेस्ट कर लो, रुकना। मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम लोग वाक्य को लिखते हैं तो बीच बीच में क्या है, खड़ी पाई हो, विराम चिन्ह, इस प्रकार के सब वो बोलते हैं ना, एक आकृति का इस्तेमाल करते हैं जिसे विराम चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए, हाँ वाक्य का जो अर्थ है ना कि भाई हाँ यहाँ पर हमारा वाक्य मतलब सेंटेंसेस पूरा हुआ है, फिर आगे हमारा सेंटेंस कंटिन्यू है। समझ रहे हो साथियों? शुरुआत में मैं हमेशा समय देता हूँ, फिर अपनी रफ्तार। उसका रीजन रहता है कि एक ठहराव के साथ हमें भी चीजों को सीखने के लिए क्या चाहिए? ठहराव चाहिए, जो होना जरूरी है पढ़ने के दौरान। तो विश्राम, ठहराव, विश्राम और रुकना, ये सारी किससे जुड़ी हुई चीजें हैं? विराम चिन्ह की बात होती है। ओके साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं विराम चिन्ह में। एग्जाम्पल, जैसे एक सामान्य सी बात है कि मोहन पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखो ये विराम चिन्ह लगा हुआ है। ये सामान्य सूचना की स्थिति में ताजमहल किसने बनाया? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये क्या विराम चिन्ह तो है। ये जो पीछे चिन्ह लगे हुए हैं ये चिन्ह है साथियों। इसी को हम लोग डिवाइड करके हर कैटेगरी के चिन्ह को अच्छे से समझने वाले और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला साथियों। अब है ताजमहल किसने बनाया, ये प्रश्नवाचक है। श्याम आया है, आश्चर्य का भाव है, तो फिर देखो विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। आगे में इन सभी चिन्हों के नाम सब कुछ, बस एक सिंपल से बात की है कि भाई जब कभी वाक्य को एक बड़ी कहानी होती है तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वाक्य मिलकर उस कहानी का निर्माण करते हैं। उस कहानी में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उस कहानी में एक सामान्य विराम सूचना के बाद आ सकता है, उसमें विस्मयादिबोधक मतलब आश्चर्य के भाव को प्रकट किया जा सकता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है साथी। अब मैं आप लोगों को एक एक करके सभी विराम चिन्ह, जो विराम चिन्हों के जो प्रकार हैं उन सबको एक एक करेंगे, देखेंगे उस चिन्ह की आकृति क्या है और किस कंडीशन में उस चिन्हों का प्रयोग करना है या उसका नाम आपको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। उम्मीद है साथी मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए फिर विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखते हैं। तो विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन, अस्पष्ट या फिर दूसरे के विपरीत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। मैं विस्मयादिबोधक का अगर मैं उसी जगह नहीं करता हूँ, कोई आश्चर्यचकित बात हो या सामान्य में खड़ी पाई का इस्तेमाल अपन जनरली कहते हैं, या प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक यूज नहीं करता हूँ, तो उसका अर्थ बदल सकता है, वो उसका अस्पष्ट अर्थ निकलेगा, तो कहीं ना कहीं उस सेंटेंस का एक सही मीनिंग निकालने में हमें चैलेंजिंग रहता है। गलत एक तरीके से एक उच्चारण भी यहाँ से डेवलप हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अब इसको देखें भाई, इसने कहा कि भाई अगर गलत तरीके से इसका प्रयोग करें या नहीं करें। जैसे एक है वाक्य, रुको मत जाने दो, उसके बाद ये चिन्ह लगा हुआ है। उसी के अगला सेंटेंस देखो, रुको कॉमा लगाएं, मत जाने दो। देखो एक है कि रुको मत जाने दो, भाई क्या भाई आदमी को बोला है कि रुको मत जाने दे उसको, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगाया, आप कॉमा के रूप में जिसे कहते हैं, अभी सबको मीनिंग बताएंगे। रुको, वो बोल रहे हैं कि रुको कॉमा लगने के बाद मत जाने दो, मतलब इसी सेंटेंस का दूसरा रूप है कि भाई यहाँ पर जाना नहीं की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस कॉमे की वजह से। अगर ये कॉमा नहीं होता है तो क्या करता है, रोको मत जाने दो, भाई आगे बढ़ ले। लेकिन यहाँ पर क्या, रोको उसको मत जाने दो। दो प्रकार की स्थितियों को प्रकट कर रहा है। मतलब विराम चिन्हों का अगर सही प्रयोग नहीं हो या प्रयोग नहीं हो तो सेंटेंस का मतलब देखो, ऊपर वाले में तो बिना रोकड़े की मना कर रहे हैं और नीचे वाले में फिर तीसरा सेंटेंस देखो, रोको मत जाने दो। तीसरे में भी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं कि भाई उसको रोको मत जाने दो। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से उसने इस्तेमाल किया, दोनों ही जगह पर, लेकिन गलत जगह यूज करोगे तो उसका मीनिंग उसका विपरीत अर्थ में बदल जाता है। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से चीजों को एंजॉय कर रहे हो। चलिए
अब यहाँ से असली खेल है साथियों। एग्जाम में यहाँ पर अभी हम लोग हिंदी में जो 18 प्रकार के विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह भेद है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो साइन भी मैंने बता रखा है, ये है हमारा कॉमा, उसको हिंदी में अल्प विराम और इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। ये क्या कहता है कि जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम। कैसे राकेश, सुरेश, मोहन, मतलब राकेश कॉमा, सुरेश कॉमा, मोहन कॉमा, राधिका कॉमा, ये क्या है? मैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए रुक रहा हूँ, फिर कॉमा लगा रहा हूँ, मतलब एक से अधिक। कैसे? जैसे राम सीता, राम कॉमा सीता कॉमा लक्ष्मण कॉमा हनुमान कॉमा, ये सभी भगवान को पूजे जाते हैं। और मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी, यहाँ पर कॉमे होती हैं। अल्प विराम इंग्लिश भाषा में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये लाइन आप छोड़ सकते हो कि भाई अल्प इंग्लिश में ये कहते हैं वो, अरे फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में सिंपल सी बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सिंगल या कम समय के लिए जहाँ रुकना पड़े, जैसे राम, राम होते ही फिर आपको सीता बोलना होता है, तो बीच में कॉमा, तो कॉमे का प्रयोग हो गया। फिर दूसरा है साथ ही अर्ध विराम। ये देखो डॉट है, उसके बाद कॉमा है, जिसे सेमी कॉलम के रूप में जाना जाता है। अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े, समझ हो ना? जो ऊपर हमारा अल्प विराम था, इससे थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो। कैसे? सूर्यास्त हो गया, अल्प विराम। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्य, अब देखो इसने इसका मीनिंग बताया, ध्यान रखना। सूर्योदय हो गया, फिर देखो चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो ये चीजें आप लोगों को कोष्टक में ये नहीं लिखना है, बट यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि इन चिन्हों का प्रयोग की स्थिति क्या है वो बताने की कोशिश करो। स्थिति क्या हो या कंडीशन, बस नियमों को याद करना है कि भाई अर्धविराम हो गया, चिन्ह को देख लो बस, इससे क्या इजीली आप लोगों को पहचान। फिर पूर्ण विराम देखो, जिसे फुल स्टॉप के रूप में, जिसे ये आप लोग खड़ी बाई के रूप में लिखते हो ना, जब वाक्य खत्म हो जाता है, जब वाक्य खत्म हो तब इसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। रुक जाओ, जैसे राम खाना खाता है, ये देखो फुल स्टॉप। मोहन स्कूल जाता है, फुल स्टॉप। समझ रहे हो साथियों? बिल्कुल सिंपल सा है, बस 1 से 2 बार क्लास देखोगे। फिर देखो उपविराम, जिसे कॉलम के रूप में देखो, ये दो। तो किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम लगाओ। अलग कैसे? प्रदूषण, ये देखो ये अलग बना दिया, और एक अभिशाप है। फिर देखो विज्ञान, ये अपन का कौन सा लगा कॉलम, ये कॉलम है उपविराम का। तो फिर देखो आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। क्या करना होगा आपको? याद करना पड़ेगा, तभी मामला ये बैठेगा, नहीं तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। चलिए फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये देखो यहाँ पर, मतलब साइन ऑफ इंटरजेक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के नाम से आप इसको कह सकते हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष के समय हो, मतलब खुशी हो, विवाद हो, झगड़ा हो, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग अवयव शब्दों से पहले किया जाता है, जो मैंने आपको अवयव के दौरान विस्मयादि बोधक अवयव के रूप में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे साथियों, क्लास भली कितनी देख लो, कहीं से भी देख लो, फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप खुद के स्तर पर चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हो। तो फिर आप यहाँ ध्यान रखो, अगर हर्ष की, खुशी की स्थिति हो, विवाद की स्थिति हो, विस्मय की स्थिति हो, घृणा की स्थिति हो, आश्चर्य की स्थिति हो, करुणा की स्थिति हो, भय की स्थिति हो आदि, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे हाय विस्मयादि बोधक, आहा विस्मयादि बोधक, छी विस्मयादि बोधक, अरे विस्मयादि बोधक, शाबाश। ये क्या बता रहे हैं? हाय मतलब यहाँ पर देखो गणना भी कर रहे हैं, आहा ये भी शब्दों का आ रहा है, छी अरे शाबाश, मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के जो ऊपर भाव है ना, हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, जैसे हाय वो मर गया, हाँ ये आहा है, ध्यान रखना, आहा कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है, मतलब एक आश्चर्य, विस्मयादि है, कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने की कुछ बातें बताने का कोशिश करो। जितना सिंपल माइंड में रखोगे उतना इजी होगा। हम्म
चलिए, हर्ष विवाद की स्थिति है यहाँ पर, उम्मीद है विस्मय आदि बोधक का क्लियर हो गया। प्रश्नवाचक है, सामान्य सी बात है, इंटरोगेटिव सेंटेंस याद रखो बस, क्वेश्चन मार्क के रूप में कहां पर होगा का, जहां पर कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो मतलब प्रश्न चिन्ह का जो प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों में, जो आप लोगों को मैंने इंटरोगेटिव में बताया दिमाग में वही रखो। वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनाया, जो भी क्वेश्चन हो सवाल हो सारे प्रश्न के रूप में, उसके पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है। कोष्टक ब्रैकेट, अब देखो कोष्टक का सीधा मतलब है क्या है कि कोष्टक का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने आता, शब्दांश शब्द या वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए ठहर जा, ये क्या बता रहा है, यहाँ पर शब्द को एक्सप्लेन कर रहा है, विश्वामित्र का यहाँ पर क्रोध को दर्शा रहा है। धर्मराज जो कि युधिष्ठिर हैं, सत्य और धर्म के, अब सीधा धर्मराज सत्य धर्म के संरक्षक थे, लेकिन कोष्टक में मैंने उसको और क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि हाँ ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की, ये वाला कोष्टक हो सकता है, ये वाला और ये वाला, बस दिमाग में कोष्टक रखना। और कोष्टक का सीधा, ब्रैकेट का सीधा मतलब होता है कि भाई मैंने उस शब्द को थोड़ा डिफाइन कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर लिया, शब्दों को, उस वाक्य में क्या बातें हो रही, ठीक है। योजक चिन्ह पूछे साथियों, जिसको डैश के रूप में अपन कहते हैं, हाइफन इंग्लिश शब्द होता है, मतलब योजक चिन्हों का प्रयोग समस्त पदों के मध्य किया जाता है। कैसे, सुख दुख हो गए, ये देखो जोड़ने का कार्य में, लाभ हानि डैश, दिन डैश रात, यश उपयश, तन मन धन, तो डैश डैश आ गया। और देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, तो तन मन धन को उसने क्या किया, एक वाक्य में प्रयोग कर लिया, इसको हम लोगों ने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एग्जाम्पल के रूप में। तो सुख दुख लाभ हानि जो डैश के रूप में दो शब्दों को जोड़ने का योजक का कार्य करते हैं, वो योजक चिन्ह कहलाते हैं। फिर देखते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के रूप में, इन्वर्टेड कॉमा जिसे बोलते हैं, डबल कॉमा डैश डैश करके डबल, जिसे इन्वर्टेड सिंगल और डबल के रूप में। कैसे, किसी कई हुई बात को उस तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का। जैसे उदाहरण के लिए तुलसीदास ने सत्य का क्या कहा है, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा, पराधीन सपने सुख नाई, तो फिर देखो इन्वर्टेड कॉमा। फिर देखो जयशंकर प्रसाद ने जीवन विश्व की संपत्ति है, फिर देखो राम ने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा, जिसके भी कथन होते हैं ना, जनरली अपन लोगों ने जो भी कथन पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है, इन्वर्टेड कॉमा हो, ये जनरल चीजें हैं, वो ध्यान रखना है। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है कि दिनकर कॉमा करके उसने श्रेष्ठतम या श्रेष्ठ कवि है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा है। तो क्या कहता है इन्वर्टेड कॉमा है कि भाई किसी बात को थोड़ा उसी तरह एक अवतरण चिन्ह के रूप में, एक बॉक्स के रूप में कार्य करता है, लेकिन चिन्ह ध्यान रखना है, ये दोनों चिन्हों को अच्छे से नोट डाउन करना है, ये चीज ध्यान रखना है, दोनों चिन्हों को अच्छे से नोट डाउन करना है। तुलसीदास जी ने ये बातें मैंने आपको बता दी। अब देखो लागव चिन्ह या संक्षेप सूचक, ऑब्जर्वेशन साइन, जिसको आप लोग ऐसे जीरो के रूप में देखते हैं ना, लेकिन ये जीरो नहीं है, ध्यान रखना, एक साइन है। क्या कहता है, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए पहला अक्षर लिखने के बाद आगे क्या कर देते, शून्य लगा लेते हैं, यह शून्य लागव चिन्ह के रूप में जिसे कहा जाता है। कैसे, डॉक्टर के लिए देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, डी जीरो करेंगे, पंडित के लिए प लिख लेते हैं, इंजीनियर के लिए इंजी जीरो कर देंगे। ये सारे क्या है साथियों, ये लागव चिन्ह के रूप में। उत्तर प्रदेश के लिए उ प्लस प्रदेश कर देंगे। तो ये जो आप लोगों को छोटे छोटे शब्दों के पीछे दिखता है, ये क्या है, लागव चिन्ह है। बस ये इतना सिंपल सा ध्यान रखना, लागव चिन्ह का दिमाग में पहले हिंट दिमाग में क्रिएट कर देना, फिर प्रैक्टिस। फिर विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह के साइन ऑफ फॉलोइंग, जैसे ये वाला चिन्ह है, ये ध्यान रखना है। तो क्या कहता है, इसका प्रयोग वाक्यांश के लिए कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए। कैसे, आम के निम्न फायदे हैं, तो देखो ये है, तो मैं यहाँ पर आम के फायदे लिखूंगा। फिर संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, तो मैं 3 भेद यहाँ लिखूंगा, लेकिन ये कौन सा यूज करूंगा मैं, विवरणात्मक या आदेश चिन्ह होते हैं, जिसको आप डैश बोल के या इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वाचन के 2 शब्द है, मतलब प्रकारों की बात करेंगे या विशेषताओं के फायदे बेनिफिट्स को आप लोग डैश करके जो कहते हो, वो डैश ना होकर क्या है साथियों, विवरण चिन्ह होते हैं या आदेश चिन्ह के रूप में जिसे जाना जाता है। तो उम्मीद है साथियों मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई है। रेखांकन चिन्ह की बात करें, जिसे अंडरलाइन चिन्ह के रूप में, देखो ये वाला चिन्ह क्या कहता है, किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है,
फिर देखो, गोदान उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ करती है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि भाई अगर मैं डैश शब्द का प्रयोग करूं तो कैसे करेंगे। तो इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही चलना है, ताकि आप लोगों को आराम से चीजें समझ में आ जाए। किसी भी प्रकार की टेक्निकल स्थिति हो, समझना हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको एकदम प्रॉपर वे में समझ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद है कि भाई आप लोग इन सब चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे, जिससे क्या हो, आप लोगों को ये सारी पॉइंट क्लियर हो जाए। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें हैं एक तरीके से सबको सिस्टमेटिक ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो उसमें क्या, इन सब चीजों को समझने में भी आप लोगों को आसानी होगी। और यहाँ तक हम लोग अगर बात करें कि भाई जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसको पढ़ने के लिए आपको पता है कि रिवीजन, देखो अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना, तब तो मामला क्या है, गड़बड़ है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 1 मिनट में उसको बता ही देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा, हाँ, इसका चिन्ह बताना था ना। अब देखो, जैसे गोदान आ गया, 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ, पेन भी इधर उधर जा रहा। एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। जैसे देखो, गोदान उपन्यास के लिए आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन से शब्द है, सोच के देखिए। गोदान उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा, कृष्ण ने बरगद के नीचे, तो आप लोग हाईलाइट कर रहे हो इन सब चीजों को। यमुना नदी, तो इन सब चीजों को आप लोग हाईलाइट करोगे। यही क्या है, रेखांकन चिन्ह है, ये ध्यान रखना है। लाइन अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन का मतलब ये क्या है, कोई महत्वपूर्ण चीजों, वाक्य को रेखांकित करना। क्या हो गया, इन सब के नीचे आपको रेखांकित कर लेना है। लोप चिन्ह या पद लोप चिन्ह किसे कहते हैं, मार्क ऑफ ओमिशन के बारे में, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट के रूप में। इसमें क्या होता है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़ कर लिखना हो, उसे लोप चिन्ह कहते हैं। कैसे, राम ने मोहन को गाली दी, डैश 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 डैश, खड़ी भाई, मैं सामान उठा लूंगा, डॉट 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 हो गया, मैं घर अवश्य चलूंगा, डॉट डॉट पर तुम्हारे साथ। समझ रहे हो ना, कुछ चीजें मेरे को यहाँ पर खाली जगह फिल इन द ब्लैंक वाले जो चीजें होती है ना, वो इसी से जुड़ी होती है। फिर देखे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल है, देखो कॉमा के रूप में होता है। वो इन्वर्टेड अलग होता है, यहाँ पर नीचे के रूप में इसका प्रयोग करेंगे और लिखेंगे किसी वाक्य अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए। लिखते हैं ना अपन, जैसे रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। हाँ, मेरा एडमिशन हो गया वापस, कॉन्ग्रेचुलेसन बोलो। तो देखें, अब रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, लेकिन जैसे ही मुझे रमेश वापस लिखना है, तो यहाँ पर रमेश के पिता एक किसान है, तो मैंने क्या किया, रमेश की जगह नीचे क्या लिख लिया, ये वाला भाव। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी रमेश ही है के पिता। मैं आपको कभी कभी नोट्स बनाते टाइम लिखता हूँ ना, ऊपर लाइन बता देता हूँ, नीचे डायरेक्ट ये ऐसे कर लेता हूँ, ये वही है साथ। यहाँ पर जो डबल कॉमा का प्रयोग रमेश के लिए हुआ, क्लियर हो गया। तो ये इसके लिए हुआ, जब मैंने इसको पुनरावर्ती, रमेश को मुझे बार बार लिखने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये आप लोग जिसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह के रूप में जाना जाता है, ये लगाते ही उसका मतलब ऊपर की नीचे, ऊपर की लाइन का मतलब नीचे भी वही है उस स्थान के लिए। विस्मरण चिन्ह पूछे या त्रुटि पूर्वक चिन्ह, हंसपद या जो ऑब्लिवियन के नाम से आप कह सकते हैं साइन है, ये वाला क्या कहता है, इसका प्रयोग करते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। होता है ना भाई, जैसे मैं ये लाइन लिख रहा हूँ और मुझे बाद में याद आया, तो मैं ऊपर ऐसे चिन्ह करके वहां लिखूंगा, ये फलान जी यहाँ रहते हैं। कैसे, राम जाएगा, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि राम मथुरा जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, निशान बना दिया। ये निशान किसको संबोधित कर रहा है, मथुरा को। फिर देखो, श्याम, फिर ये मैंने चिन्ह लगाया, फिर रहते हैं गांव, कहाँ रहते हैं, गांव में। राम बहुत, फिर मैंने ये साइन लगाया, ध्यान रखना, इस साइन को विस्मरण चिन्ह बोलते हैं। त्रुटि पूर्वक, जब कभी मेरे से गलती हो जाए, जब मैं कोई चीज भूल जाऊं,
उस स्थिति में आप इस प्रकार के चिन्हों को प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों मेरी बात आराम से आप लोगों को समझ में आ रही है। टाइम लो, 1 से 2 बार चीजों को देखो, गलत मत। मैंने तुमसे वो बात की थी, कब की थी? मैंने तुमसे वो बात कब की, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साइन का मतलब है कि त्रुटि हो गई। तो सवाल में त्रुटि को कवर करने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर सके, ताकि उस शब्दों को वहां ऊपर लिख सकते या बता सके। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग प्राय टाइपिंग में नहीं होता है। इसका प्रयोग अधिकांश पेन से कॉपी में लिखते समय किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अपन करते हैं ना सेंटेंस लिखते लिखते ऊपर ऐसे तीर बना के फलानी चीज ऊपर ऐड कर लेते हैं, ये वही है त्रुटि पूर्वक चिन्ह। अब देखें, अवग्र या दीर्घ उच्चारण चिन्ह, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन की बात करेंगे, जो ये एस के रूप में होता है। ये देवनागरी चिन्ह है अवग्र, ध्यान रखना ये वाला, और इसका प्रयोग संधि के कारण विलुप्त हुए अ के लिए किया जाता है। परंतु आधुनिक भारतीय भाषाओं में अवग्र चिन्ह का प्रयोग अति दीर्घ स्वर या दीर्घ उच्चारण या पुकारने के लिए किया जाता है। इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। कैसे? कि जब किसी वाक्य या शब्द में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वो दीर्घ उच्चारण कहते हैं। कैसे? माँ, भुआ, तो ये देखो ये साइन का इस्तेमाल किया गया। देखो ये एस के फॉर्म में है ना, ये क्या है हमारा अवग्र चिन्ह है, ये ध्यान रखना। पाणिनि का सूत्र क्या है? एड, देखो यहाँ पर एड, पदान्वित, यहाँ था पर पद के अंत में क्या, ए और ओ के बाद यदि आकार आए तो, आकार का मतलब यहाँ पर आकार हो तो आकार लुप्त हो जाता है, तथा ए और ओ का पूर्ण रूप पहले जैसा हो जाता है, और यहाँ किसी लुप्त अ को अवग्र चिन्ह एस के में प्रदर्शित किया गया। जैसे देखो बाल को प्लस अयम, तो बाल को यम, समझ रहे हो ना, ये साइन लगा हुआ। फिर इसके पूर्व रूप में शोर संधि कहते हैं, और अयदि संधि का अपवाद भी है। जैसे सोहम, तो ये मैंने चिन्ह लगा दिया। बालकोयम, ये चिन्ह का प्रयोग है। प्रभोयम, समझ रहे हो ना। तो कुल मिला के ये जो बीच में शब्द आ रहे हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए पुनरावृत्ति या मतलब मुख्य रूप से उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे वहीं छंद में इस चिन्ह को गुरु मात्रा आ ई उ आदि प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होता है। तो छंदों की स्थिति भी हो गई और जंजल स्थिति भी हो गई। बाकी आप सभी समझदार हो, होशियार टाबर हो, मुझे हर चीज को एक्सप्लेन करने की यहाँ पर आप लोगों को इतनी नीड नहीं रहती है समझने के लिए। चलिए, तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? बराबर वाला, इक्वल साइन जिसे बोलते हैं ना। तुल्यता सूचक का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष या तुल्य प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः गणित में किया जाता है। जैसे 9, जैसे 9 हुआ कैसे? 9 बराबर 7 + 2 क्या हुआ, या फिर 5 + 4 भी करेंगे तो टोटल क्या होगा? 9 होगा। सोना जैसे बराबर करेंगे 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, फिर 10 रुपये बराबर 2 रोटी। समझ रहे हो ना, ये जो साइन बता रहा है इक्वल साइन को बात कर रहा है। बस क्या जिस चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान, समकक्ष, तुल्य प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसका तुल्यता सूचक, जिसे आप लोग इक्वल साइन के रूप में इंग्लिश वर्ड के रूप में कह सकते हैं। इंग्लिश में इक्वल साइन बोलते हैं, हिंदी में तुल्यता सूचक। देखो कितना क्रिटिकल हो जाता है हिंदी में चीजें। अब अंतिम प्रकार है साथियों निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश साइन बोलते हैं। डैश, सुरेश डैश, राकेश डैश, सबके पीछे डैश लगा लो। इसका प्रयोग क्या होता है? विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम से आगे किया जाता है। रेखा चिन्ह होता है डैश। कैसे? अध्यापक डैश तुम जा सकते हो, जैसे डैश क्रिकेट, हॉकी, शतरंज। तो इस डैश का प्रयोग आप लोगों को समझते हुए, इस डैश के प्रयोग को क्या करना है? आपको समझते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो इस प्रकार के जो हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे डैश साइन का इस्तेमाल है, किस किस कंडीशन में करना है वो आपको समझना होगा, तभी जाके ये सारे पॉइंट है आप लोगों के कवर हो पाएंगे। तो उम्मीद है साथियों यहाँ पर मेरी बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। चलिए, जबकि योजक चिन्ह में क्या होता है? 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। समस्तक पद से तात्पर्य 2 शब्दों के मध्य किसी शब्द का लोप हो जाने पर समस्तक शब्द का प्रयोग होता है, और समस्तक शब्द के तात्पर्य समास से होता है। परंतु यहाँ प्राय द्वंद्व समास या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख बराबर सुख और दुख,
लाभ हानि योजक चिन्ह भी आ रहा है साथियों, और ये जो साइन है इक्वल साइन दोनों आ रहा है, दिन रात दिन और रात, ये पुरानी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों एक प्यारा सा टॉपिक था हमारा जिसको पढ़ना जरूरी था। मैंने कहा ना हर चीज पढ़नी जरूरी है, और जिसको हम लोग पढ़ भी रहे हैं, चिंता करने की वो बात नहीं है। तो ठीक है साथियों, कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ। इसी प्रकार हम लोग क्लास को रिकॉर्डेड मोड में चला रहे हैं, बस आपका काम इतना ही होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद आप सभी लोगों को।